सनराइज न्यूज में आज स्वागत है आपका। आशीष रंजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आशीष के साथ एक बार फिर हम अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। काफी महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है और देश पे आज स्वतंत्रता दिवस और प्रधानमंत्री का भाषण और स्वतंत्रता दिवस के पर जो तमाम गतिविधियां हैं उस पर भी नजर, और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह का बहुत बड़ा डेवलपमेंट अब अफगानिस्तान में हुआ, तालिबान की वापसी है और अब जो हालात हैं, क्योंकि काबुल में तालिबान का आ जाना और काबुल से ये संदेश जाना कि अब तालिबान वहां का शासक है। तो दरअसल क्या कुछ माहौल है और क्या कुछ स्थिति है, भारत कहां पर है, उन तमाम चीजों के बीच आशीष के साथ आज हम एक बार फिर चर्चा करेंगे। आशीष, आपका स्वागत है सनराइज न्यूज पर। वक्त निकाला आपने, एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हैं। तो सबसे शुरुआत पहले तो आशीष। बहुत बहुत जी जी जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके दर्शकों का और आपका भी कि आप लगातार मुझे वक्त दे रहे हैं। और एक बार शुभकामनाएं तमाम लोगों को जो आपका चैनल देख रहे हैं, उनको स्वतंत्रता दिवस की भी। आपका सवाल अब शुरू हो तो उस पर बिल्कुल सवाल जवाब का बिल्कुल। चर्चा शुरू करेंगे। आशीष, प्रधानमंत्री का भाषण, दरअसल भाषण प्रधानमंत्री का चर्चा में हमेशा रहता है। भाषण के जरिए प्रधानमंत्री क्या कुछ कहते हैं उस पर भी नजर रहती है। देश का प्रधानमंत्री कोई भी हो, जब लाल किले की प्राचीर से वो भाषण देता है तो देश ये नजर लगा के बैठा होता है कि दरअसल अब यहाँ से क्या कुछ नया डायरेक्शन मिलेगा। क्योंकि देश की आजादी का वो दिन था कि जब पहला भाषण पंडित जवाहरलाल नेहरू का हुआ और वहां से देश को ये संदेश मिला कि अब देश आजादी के बाद इस दिशा में आगे बढ़ेगा। उसमें संविधान हमारा लागू हुआ और तमाम चीजों की खांचा उस पर खींचा गया और तमाम संविधान निर्माताओं ने ये हदें तय कर दी कि किसका क्या कार्य क्षेत्र है और किसको क्या अधिकार रहेंगे। समानता के साथ सबको यहाँ पर देश में रहने का अधिकार दिया गया। अब जैसे आजादी के 75 साल पूरे हुए, लगातार हम देख रहे हैं लाल किले की प्राचीर से भाषण, भाषण की शैली, भाषा और उसमें उठने वाले मुद्दे लगातार बदलते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का लगातार जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो बहुत ज्यादा जिक्र करता है और दरअसल वो जिक्र इस बात को लेकर करता है कि उस भाषण की लेंथ कितनी है, वो कितने मिनट पढ़ा गया, कितने सेकंड पढ़ा गया। दरअसल भाषण में क्या था उसका आकलन अवलोकन करने से ज्यादा इस बात पे बहस होती है कि पिछली बार 90 मिनट का था तो इस बार कितने मिनट का भाषण हुआ। इसको शायद महत्वपूर्ण तरजीह दी जाती है। लेकिन हम यहाँ चर्चा इस बात को लेके करेंगे कि कितनी प्रासंगिक रह गए हैं लाल किले से होने वाले ये भाषण। क्या उसमें उठने वाले मुद्दे आज भी जनमानस को अपील करते हैं, और खासतौर पे आज जब प्रधानमंत्री ने अपना भाषण दिया, लब्बो लवाब वही था जो तमाम चीजें वो कहते चले आए, उसका जिक्र किया। 2019 और 2021 में 100 लाख करोड़ का जिक्र, वो कहीं ना कहीं समानता दिखी कि वो अपनी बात से हटे नहीं है। 2019 में भी 100 लाख करोड़ था और अब भी 100 लाख करोड़ है, बस योजनाओं के नाम बदले हैं। किस तरह से देखेंगे आज प्रधानमंत्री के भाषण को? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हो सकता है 2024 का मुद्दा ना बन जाए ये 100 लाख करोड़, कि लगातार वो जिस तरह से 2019 से जिक्र कर रहे हैं। और आपने अच्छा कहा, हम लोग सब मीडिया फील्ड में काम कर रहे हैं और इस बात से दुखी भी रहते हैं कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो मोदी में मीडिया है या मीडिया में मोदी है। ये कहना थोड़ा मतलब, आप देख ही रहे कि किस तरह का कवरेज हो रहा है। प्रधानमंत्री ने 83 मिनट का भाषण दिया, प्रधानमंत्री ने 90 मिनट का भाषण दिया, कितनी बार किसानों का जिक्र किया, कितने शब्दों का इस्तेमाल किया। जहां तक एनालिसिस की बात है तो ये उनके भाषणों का आप पूरे कवरेज को देखें तो ये नहीं रह गया है। जब प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से कुछ बोलते हैं तो उनकी एक जिम्मेदारी होती है और पूरा देश उनको देख रहा होता है, एक उम्मीद के साथ देख रहा होता है कि प्रधानमंत्री ने कुछ कहा है, कोई अच्छे निर्णय लिए हैं। लेकिन उस तरह की चीजें अब नहीं होती। मीडिया में उसको इस तरीके से पेश किया जाता है, इस तरीके से दिखाया जाता है कि मतलब प्रधानमंत्री ही प्रधानमंत्री, उनके भाषण में लोग कहां हैं, जनता कहां है, किसान कहां है, ये सारी चीजों का जिक्र तो होता है, लेकिन एग्जीक्यूट कितना होता है ये साल दर साल वही चीजें चलती आती हैं। और एग्जीक्यूशन के मामले में आप देखिए क्या हुआ। किसान आंदोलन 1 साल हो गए, क्या बदला? कुछ नहीं बदला। आज प्रधानमंत्री ने इतनी बार किसानों का जिक्र किया और वो हमेशा कहते हैं कि हम एक फोन कॉल की दूरी पर है। क्या वो एक फोन कॉल की दूरी 1 साल में भी नहीं पाटी गई? क्या प्रधानमंत्री जी ने किस स्तर से बातचीत करने की कोशिश की? प्रधानमंत्री जी कहते हैं वो सबसे बात करते हैं और ये अच्छी बात है। चाहे वो जो खिलाड़ी हमारे मेडल जीत कर आए हैं उनसे बात करते हैं, या मान लिया जाए शिखर धवन की उंगली में चोट लग गई उस पर ट्वीट करते हैं। प्रधानमंत्री को चाहिए था कि देश किसान की रीढ़ है और 70% आबादी अभी भी इस चीजों पर निर्भर करती है, तो उससे जाकर के मिलते
और स्वतंत्रता दिवस पर मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा कोई मैसेज होता, कोई संदेश होता। जहां तक किसानों की बात है, इतने दिन से लगातार किसान आंदोलन चल रहा है, तो उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकलता, तो इससे बड़ी खुशखबरी कुछ नहीं हो सकती थी 75वें वर्षगांठ पे। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने यहाँ कहा नेशनल हाइड्रोजन मिशन के तहत आत्मनिर्भर भारत बनेगा और ग्रीन जॉब के अवसर पैदा होंगे। सवाल ये कि जिन जॉब की, जिन नौकरियों की बात प्रधानमंत्री ने लगातार की और जिन नौकरियों के जाने के बाद पिछले 2 साल में लोग परेशान हैं, उनकी स्थिति बद से बदतर हुई है। उस पर ध्यान देने की जगह उसमें सरकार ने क्या किया? जो 2 करोड़ रोजगार देने की बात थी, उसमें कहां तक हम पहुंचे? उसका जिक्र करने की जगह प्रधानमंत्री ने जब यहाँ नेशनल हाइड्रोजन मिशन के नाम पर एक और जॉब की घोषणा कर दी, कितना ये आश्वस्त कर पाएगा लोगों को? क्योंकि आप घोषणाएं तो कर रहे हैं, आप घोषणाओं के जरिए संख्या तो बता रहे हैं कि कितनी जॉब मिलेगी, लेकिन दरअसल वो मिलती कितनी है, इस पर हमेशा से सवाल है। जाहिर तौर पर देखिए, इस सरकार में एक चीज अच्छी चीज हुई है, घोषणाओं का विकास बहुत तेजी से हुआ है। आप ये देखेंगे कि सरकार जब से आई है लगातार ये घोषणाएं ही करती रहती है। 2 करोड़ रोजगार का आपने जिक्र किया। आज कितने युवा इस देश के हैं जो रोजगार की बात कर रहे हैं? आप देखिए, लगातार रोजगार के मुद्दे ही गायब कर दिए जाते हैं। कितने डिबेट आपने देखे होंगे और इस तरह के कई फैक्ट्स आपके सामने आते हैं कि रोजगार की बात मीडिया नहीं कर रहा है। प्रधानमंत्री स्वयं लगातार कहते हैं कि रोजगार होगा, सृजन होगा। हुआ वाली बात तो आती ही नहीं है उनके भाषणों में। तो कहीं ना कहीं ये निराश करता है युवाओं का, और ज्यादा दिन इस तरह की चीजें अगर वो करेंगे तो निराशा युवाओं के हाथ लगेगी। और लगातार घोषणाओं से कुछ नहीं होता। पहले 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही आपने, फिर आपने कहा कि पकौड़े तलना भी रोजगार है। तो इस तरह की चीजें, और प्रधानमंत्री खुद इस तरह की चीजें जब करते हैं, तो जाहिर तौर पर जनता का विश्वास वहां पर होते हैं प्रधानमंत्री जी। ठीक है। और आशीष, थोड़ा-सा हम इस बात का भी ज़िक्र कर लें कि जिस तरह से लाल किले की प्राचीर से जो भाषण होते रहे, हमेशा इस बात को लेकर चर्चा रही कि भाषण में क्या है? भाषण में किन मुद्दों को छुआ गया है? वहाँ से हमेशा मैसेज ये भी जाता रहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय जो स्थिति बदल रही है, उस पर क्या सोच रखता है? देश के भीतर अगर कुछ घटित हुआ है, तो उस पर देश के प्रधानमंत्री की या सरकार की सोच क्या है? उस पर एक एक नज़र ज़रूर जाती है, वहाँ से एक रोशनी ज़रूर मिलती है। लेकिन पिछले कुछ समय में हम देख रहे हैं कि लाल किले की प्राचीर से होने वाले भाषण महज़ चुनावी भाषण के तौर पर देखा जा रहा है, समझा जा रहा है और भाषणों को उसी लहजे में पढ़ा भी जा रहा है। क्या कुछ प्रासंगिकता खोते जा रहे हैं इस तरह के भाषण जो ऐतिहासिक जगहों से हो रहे हैं? लाल किले की प्राचीर के अलावा भी बहुत से ऐसे दिन रहते हैं, जहाँ पर ये भाषण काफ़ी कुछ कह सकते हैं, लेकिन वो भाषण ही मात्र भाषण बन के रह जाते हैं, उससे निकल कर कुछ नहीं आ पाता। बिल्कुल, बिल्कुल। जिस तरीके से आप देखिए कि लगातार प्रधानमंत्री जी के भाषणों में रिपिटेशन मिलेगा आपको, रिडंडेंसी जिसको कह सकते हैं, दोहराव। वही एक स्क्रिप्ट प्रधानमंत्री जी लगातार पढ़ा, उनके भाषण को सुनेंगे तो जो लबो-लुआब रहता है उसको तो आप देख करके कहेंगे कि ये लाजवाब भाषण है। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि इसका एग्जीक्यूशन कितना होता है ये निर्भर करता है। आप देखेंगे, हालांकि हम लोग तो 2014 से मीडिया फील्ड में आए, लेकिन पहले क्या होता था कि प्रधानमंत्री के भाषणों का एनालिसिस होता था। आज एनालिसिस कहीं है ही नहीं इस चीज में। और प्रधानमंत्री जो जो बोल रहे हैं, कभी कभी तो उनकी बातों पर हंसी आ जाती है। जो चीज वो बोल रहे हैं उसी चीज का काट उन्हीं के भाषणों में मिल जाता है। कई ऐसे क्लिप मिल जाएंगे आपको सोशल मीडिया पर जहां हंसी आती है। तो इस तरह की चीजें अगर प्रधानमंत्री जी करते हैं जिसपे मतलब एग्जीक्यूशन की बात आती है, तो वहां उनके भाषणों का जो है वो चीजें समानता नहीं मिलती है उस चीज में। जो भाषण में वो बात कह रहे हैं, वो जब एग्जीक्यूट करने की बात आती है तो वो नहीं हुआ। प्रधानमंत्री के भाषण का एक मतलब होता था कि लाल किले से प्रधानमंत्री जी कुछ कह रहे हैं तो निश्चित तौर पर उनका, अब लाल किले से आप कुछ कह रहे हैं, कानून में कुछ और है। किसानों का जिक्र आप बार बार कर रहे हैं लेकिन किसानों से नहीं मिल रहे हैं। युवाओं को रोजगार देने की बात आप बार बार कर रहे हैं लेकिन रोजगार सृजन नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आपने जिसका जिक्र किया वो विश्वसनीयता जाहिर तौर पर अगर इस तरह की चीजें होती रही तो खोने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। आशीष, हम जब लाल किले की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के भाषण की बात कर रहे हैं, तो तस्वीरें हमने देखी किस तरह से कंटेनर लाल किले के सामने लगा दिए गए। ऐसा लगा कि मानो देश के भीतर किसी दूसरी सेना ने आने का ऐलान किया था, जिसके मद्देनजर इतनी व्यापक सुरक्षा की गई। ऐसी तस्वीरें जो शायद आज़ादी से पहले कभी देखी गई हों या ना देखी गई हों, लेकिन ये तस्वीरें अगर सामने आती हैं
तो 75 साल आजादी के होने के बाद हम किस स्थिति में पहुंचे हैं, क्या इस पर भी मंथन होने की जरूरत नहीं है कि देश के भीतर अगर किसान ये कहते हैं कि हम दिल्ली आ रहे हैं और उनसे बचने के लिए सुरक्षा को इस तरह से बांध दिया जाए कि मानो कि अब वो लाल किला अब एक और किले में तब्दील होता जा रहा है। तस्वीरें देखकर क्या कुछ लगा, क्या कुछ अब हालात हो गए हैं 75 साल के बाद? देखिए, हम आज़ादी मना रहे थे और निश्चित तौर पर ये तस्वीर कहीं से सही नहीं ठहराई जा सकती। आप किसके साथ वो कर रहे हैं? आपने किसानों के विश्वास को अब तक नहीं जीता। आप तो हमेशा अपने भाषणों में ज़िक्र करते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। वो विश्वास की कौन-सी आपने प्रतिमा वहाँ पर टाँगी थी? वो कंटेनर जो खड़ा किया किया गया था, क्या आपको लग रहा था कि किसान यहाँ पर आ जाएँगे तो कुछ हो जाएगा? और कुछ हो जाएगा, तो इस कुछ हो जाने के पीछे का जो समय है 1 साल, इसके पीछे आपने क्या किया? इतनी बहुमत के साथ, इतने अपार जनसमर्थन के साथ ये सरकार सत्ता में आई और एक बार नहीं 2 बार लोगों ने भरोसा जताया प्रधानमंत्री जी पर। तो कहीं न कहीं अगर आप इस तरह की चीज़ें करते हैं, तो एक सरकार के मन में कहीं न कहीं ये डर भी है। आप देखिए हर तरह से ये चीज़ें एक चीज़ का और ज़िक्र करना चाहूँगा, आपने किसानों की बात कही। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट किया जाता है, किसानों को धमकाया जाता है। तो कहीं न कहीं ये टकराव की जो स्थिति है, इससे सरकार ज़ाहिर तौर पर डरी हुई है और उनको लगता है कि नहीं इस तरह की चीज़ें नहीं करेंगे तो कुछ हो जाएगा। सरकार ने उनके विश्वास को जीतने की कोई कोशिश नहीं की और स्वतंत्रता दिवस के दिन ये तस्वीर वाक़ई निराशाजनक है। हम सब स्वतंत्र हैं अपनी बात कहने के लिए, अपने न्याय के लिए, अपने न्याय की माँगों के लिए, अधिकार की माँगों के लिए। जस्टिस यही तो स्वतंत्रता है आखिर। हम अपनी आवाज़ ना उठाएँ, एक आज़ाद मुल्क में हम अपनी आवाज़ ना उठाएँ, हमारी आवाज़ को दबाने की। और आज प्रधानमंत्री जी इसका ज़िक्र कर रहे थे, तो उनके चेहरे पर एक मुस्कान भी आई थी। तो प्रधानमंत्री जी भी समझ रहे थे इस बात को कि सामने वाला भी झूठ समझ रहा है और बोलने वाला भी समझ रहा है इस बात को। तो कहीं न कहीं मुझे भी इस चीज़ को देखते हुए हँसी आ गई। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सबको बोलने की आज़ादी है। अगर बोलने की आज़ादी है तो इतने बड़े कंटेनर की क्या ज़रूरत थी वहाँ पर खड़ा करने की? किसानों से जिस किसानों का आप बार-बार ज़िक्र कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा भाषण में तो आज किसानों का ही ज़िक्र किया प्रधानमंत्री जी ने। तो जिस चीज़ से डरे हुए थे, उसी चीज़ का उन्होंने ज़िक्र भी किया और उसी के लिए ऐसी तस्वीर बना दी, जो मुझे लगता है कि मतलब इस चीज़ को कहीं से भी सही नहीं ठहरा जा सकता, वो भी आज के दिन। चलिए आशीष, अब थोड़ा हम अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में तमाम चीज़ों का आकलन करें कि अफ़गानिस्तान के हालात, तालिबान की वापसी है और तालिबान की वापसी के साथ अब सवाल ये उठ रहा है कि अब यहाँ से आगे क्या? ख़ासतौर पे भारत के लिहाज से अब क्या स्थिति नज़र आ रही है आपको? क्योंकि जिस तरह से अमेरिका वहाँ से निकला है, उसके बाद बहुत कुछ अब निर्भर इस बात पर करेगा कि तालिबान भारत के तमाम मुद्दों को लेकर क्या राय रखता है और क्या वो पाकिस्तान और चाइना से प्रभावित होकर भारत के साथ भारत से जुड़े हुए तमाम मुद्दों पर कोई अलग राय बनाता है? क्योंकि अब से 1 साल पहले का जो स्टेटमेंट तालिबान का है, उसके लिहाज से तो ये लग रहा है कि तालिबान भी नहीं चाहता है कि किसी तरह से भारत के साथ कोई रिश्ते खराब हों, क्योंकि उसने कहा कि अगर भारतीय फ़ौज अफ़गानिस्तान नहीं आती है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं। भारत ने जो निर्माण कार्य यहाँ किए हैं, वो बदस्तूर जारी रहेंगे और राजनयिकों को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर वो स्टेटमेंट माने और तालिबान चाइना और पाकिस्तान से प्रभावित ना हो, तो बहरहाल हालात क्या आप देख रहे हैं, आगे क्या कुछ नज़र आ रहा है? कुछ घंटों का और ये कह लीजिए कि कुछ दिनों का वक़्त रह गया है अब जब तालिबान सत्ता पर वहाँ काबिज़ होगी और ज़ाहिर तौर पर अच्छे संकेत मुझे नहीं लगते हैं कि। और एक चीज़ और देखने वाली बात यहाँ पर जिसका आपने भी ज़िक्र किया कि तालिबान को तमाम वैश्विक जो देश हैं या दुनिया के तमाम मुल्क हैं, वो किस तरह से मान्यता देते हैं। सेना का सत्ता पर काबिज़ हो जाना कोई अच्छे संकेत तो नहीं है। डेमोक्रेसी के लिए, लोकतांत्रिक देश के लिए कहीं से भी अच्छे संकेत नहीं है। और जिस तरीके से उनका अब तक का रिकॉर्ड रहा है, आप उन चीज़ों को देखें, तो मुझे नहीं लगता कि वो भारत के लिहाज से या पाकिस्तान के लिहाज से भी अच्छा होगा। आप पेशावर का ज़िक्र कर लीजिए, पेशावर की घटना को याद कीजिए, आप मलाला यूसुफ़ज़ई के मामले को याद कीजिए। तो तालिबान का ट्रैक रिकॉर्ड तो ज़ाहिर तौर पर खराब ही रहा है और भारत जैसा हम कल भी ज़िक्र कर रहे थे, वेट एंड वॉच की स्थिति में है। हम लगातार जहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ उस देश में एक सत्ता परिवर्तन की ऐसी लहर आई है और जिस पर तमाम तरह के आरोप लगते रहे और आरोप साबित भी हुए हैं। तो उस तरह के चीज़ों का सत्ता पर काबिज होना, उस तरह के संगठनों का सत्ता पर काबिज होना, वो भी सैन्य शक्तियों के द्वारा, ये कहीं से भी सही नहीं लग रहा है मुझे। आशीष, जिस तरह से हमने देखा कि पिछले लंबे समय से अमेरिका इस बात की कोशिश कर रहा था
कि तालिबान के साथ समझौता हो और वो वहां से वापसी करे। दोहा में हमने देखा तालिबान के साथ अगर बातचीत होती है तो तुर्की को तरजीह दे देता है अमेरिका, पाकिस्तान को तरजीह देता है कि उन्हें बैठक में बुलाता है, लेकिन भारत को कहीं न कहीं नज़रअंदाज किया है अमेरिका ने। क्या ये अब समय आ गया है कि भारत को भी समझना होगा कि हम चाइना के विरोध में अगर अमेरिका के करीब जा रहे हैं, तो अमेरिका हमारा सगा नहीं है। वो अपने मतलब के लिए जहाँ अमेरिका जिससे फ़ायदा होता है, उसको साथ में जोड़ लेता है। शुरुआत से ही इंदिरा के समय से ही और उनके पहले के भी समय को भी देखें तो अमेरिका ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अमेरिका ने ठगा नहीं। और आप देखिए हम सब खुश थे जो बाइडेन की जब सरकार बनी थी, लेकिन जिस तरीके से अमेरिकी सेना की वापसी हुई है वहां से, क्या ये आप इस चीज को भी गौर कीजिए, क्या ये बाइडेन के लिए सबसे बड़ी भूल साबित होगी? अभी मैं बीबीसी पे एक आर्टिकल पढ़ रहा था तो इसी चीजों का उस पर जिक्र किया गया था कि जिस तरीके से वापस वहां पर बुलाया गया है, आप नागरिकों को ऐसे छोड़ दे रहे हैं, आपने पहले भरोसा दिलाया और उसके बाद वहां के नागरिकों को ऐसे छोड़ दिया गया, तमाम तरह की चीजें वहां पर हुई, इतने बेकसूर लोग मारे गए, तो जाहिर तौर पर ये अच्छे संकेत नहीं है। और अमेरिका ने जो किया, वहां के नागरिक इससे खुश तो जाहिर तौर पर नहीं होंगे और इसका असर भारत पर भी देखने को मिलेगा निश्चित तौर पर। बिल्कुल और जो तस्वीरें अब आ रही हैं अमेरिकी हेलीकॉप्टर भी काबुल में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो तालिबान के खिलाफ नहीं है, बल्कि अपने राजनयिकों को अपने दूतावास से निकालने के लिए वहाँ पहुँचे हैं। वापस बोला जी जी। ऐसे में जो तालिबान के इस वक़्त चीफ के तौर पर हैं, वो अब काबुल में उस महल में दाखिल हुए, जहाँ अशरफ गनी हैं और अशरफ गनी से क किसी भी वक़्त ये खबर भी आ जाएगी कि अशरफ गनी ने इस्तीफ़ा दिया और सत्ता हस्तांतरित कर दी गई। लेकिन जी जी अब यहाँ से किन चीज़ों को मुख्य तौर पर भारत को नज़र में रखना होगा, ख़ासतौर पे तब जब हम कश्मीर में हालात देख रहे हैं और इससे पहले के हालात भी हमने देखे हैं, जहाँ तालिबान का सीधे तौर पर दखल रहा है। क्या एक्सेप्टेंस बिल्कुल हो दखल रहा है। पाएगी? जी जी। क्या निश्चित तौर पर एक्सेप्टेंस देखिए कई सारे जी, ऐसे जी, जी। जी, जी, मैं उसी अश्विन। का ज़िक्र कर रहा था। निश्चित तौर पर दखल रहेगा और कश्मीर का जो मुद्दा है, वो आप उसको 2-3 तरीके से देखना होगा। एक तो देखिए कश्मीर खुद अपने आप में एक मुद्दा है, पाकिस्तान है और भारत है। इन 2 देशों के बीच का एक मुद्दा है कश्मीर और तमाम तरह की जो अलगाववादी गतिविधियाँ हुई हैं, उसमें सीधे-सीधे तौर पर तालिबान समर्थक वहाँ पर शामिल रहे हैं। और अब देखिए 2 तरह से, एक तो कश्मीर का मुद्दा है, दूसरी चीज़ कि हमने उतने इन्वेस्ट कर रखे हैं, तो जब 2 देशों में टकराव की स्थिति आती है या फिर अब देश कोई गृह युद्ध से जूझ रहा होता है, तो वहां पे जो इन्वेस्ट करने वाली कंपनियां हैं, उसके लिए भी एक द्वंद की स्थिति उत्पन्न होती है। तो भारत ने इतने सारे पैसे वहां पर खर्च कर रखे हैं, तमाम तरह के इन्वेस्ट हुए हैं और यहाँ कश्मीर का भी मसला है, अलगाववाद को कहीं बढ़ावा ना मिले। देखिए जिस तरीके से अब तक का बयान आया है, वो तो एक सॉफ्ट कॉर्नर है। तालिबान का जो बयान आया है कश्मीर को लेकर के या वहां के में इंफ्रास्ट्रक्चर में जो डेवलपमेंट हुए हैं उनको लेकर के भी तालिबान का ये कहना है कि हम अब उनमें कोई हम क्षति नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है? एक सैन्य शक्ति का उभार होना, एक ऐसी शक्ति का उभार होना जिसने मतलब चरमपंथ को बढ़ावा दिया और उसको लेकर के हम सॉफ्ट कॉर्नर अपनाएं या उस पर हम विश्वास करें, ये कहीं से सही नहीं लगता। और देखने वाली बात होगी कि अब जब कुछ समय में, कुछ घंटों में और कुछ दिनों में परिदृश्य बदलेंगे, तो क्या रुख अपनाता है भारत, ये देखने वाली बात होगी। कूटनीतिक स्तर पे इस चीज का मुकाबला करना जाहिर तौर पर चुनौती भरा होगा सरकार को और सावधानी से काम लेना होगा यहाँ पर। बिल्कुल, अब जो खबर है कि जो अब इस वक़्त तालिबान के लीडर हैं, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर जो इस वक़्त लीड कर रहे हैं और वो नए प्रेसिडेंट हो सकते हैं तालिबान की तरफ से अफ़गानिस्तान के। ग्वांटानामो में डिटेन भी किए गए थे, जहाँ तमाम लोगों को अमेरिका ने रखा था, वहाँ से डिटेंशन के बाद अब ये वापसी हुई है। क्या तालिबान का अब रुख अमेरिका की तरफ सॉफ्ट रहने की हम उम्मीद कर सकते हैं? क्योंकि अब तक हमने देखा है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ को लेकर तालिबान काफ़ी मुखर रहा है और लगातार उन पर अटैक रहा है। लेकिन अब जब अमेरिका ने पूरी तरह से रास्ता साफ कर दिया, बिना किसी गतिरोध के, एक समझौते के तहत अमेरिका निकल गया। तो क्या लग रहा है तालिबान को हम एक नए रूप में भी देख सकते हैं क्योंकि चीज़ें बहुत कुछ बदली हैं इन तमाम जो हालात अफ़गानिस्तान ने अब तक झेले हैं उसमें? हाँ, देखिए बाइडेन जब प्रेसिडेंट बने तो उनका भी रुख काफ़ी
सॉफ्ट था तालिबान को लेकर के, ऐसा नहीं था कि वो काफी मुखर थे, और ट्रंप भी यही फैसला लेने वाले थे। इस चीजों का लगातार आप एनालिसिस करें तो बदलाव आया है, और ये चीज आप कह सकते हैं कि उनके पास 2001 से पहले वो सत्ता में काबिज भी थे। अभी मैं कई सारे पाकिस्तानी पत्रकार को भी सुन रहा था, तो उनका भी यही कहना था कि वो विश्वास जीतने में सफल हो पाएंगे। अब ये देखने वाली बात होगी कि किस तरह से उनका रुख होता है, और अभी बहुत कुछ होना बाकी है। लगातार अशरफ गनी की तरफ से भी बयान आ रहा है कि अभी बहुत कुछ नहीं बदला है, काबुल में हम फाइट करने के लिए तैयार हैं। तो ये वेट एंड वॉच वाली स्थिति हर तरफ से भी है। लेकिन जहां तक बात है अमेरिका की, तो जिसका हम पहले भी जिक्र कर रहे थे कि वो एक ऐसा कंट्री है जो हर तरह से उस तरह की स्थिति में होता है कि जहां उसका अपना फायदा हो, चाहे उनके राष्ट्रपति कोई भी हो। तो ये देखने वाली बात होगी कि तालिबान से अगर उनको फायदा हो रहा है तो जाहिर तौर पर उनके स्ट्रेटजी में भी बदलाव आएगा, और इनका भी रुख कुछ न कुछ तो बदला हुआ जरूर रहेगा। विश्वास जीतने की बात है, ये भी वो करेंगे। तो देखने वाली बात होगी कि अब कहां तक वो विश्वास जीत पाते हैं, और आगे आने वाले 1-2 दिनों में किस तरह के बड़े बदलाव होते हैं। क्षण पलक में चीजें बदल रही हैं, समय समय पर घटनाएं बदल रही हैं, तुरंत तुरंत चीजें बदल रही हैं। तो जाहिर तौर पर ये देखना बहुत ही मुश्किल होगा, और जल्दबाजी होगी ये कहना कि क्या कुछ हो जाएगा इस तरह से। अब देखिए क्या होता है, 1-2 दिनों में तो चीजें साफ हो ही जाएंगी, और मुझे लगता है कि सत्ता परिवर्तन जो है अब निश्चित तौर पर अपने अंतिम चरण पे है। बहुत शुक्रिया आशीष, हमारे साथ जुड़ने के लिए, महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी राय रखने के लिए। हमारे दर्शक जो इस चर्चा को सुन रहे हैं वो भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और सनराइज न्यूज के यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आशीष, बहुत शुक्रिया एक बार फिर सनराइज न्यूज के साथ जुड़ने के लिए।